तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे सीटेट एसएसटी पेपर 2 का PYQ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हमेशा हर बार पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसा PYQ हमेशा आप लोगों को मिलते रहेगा एग्ज़ाम तक, जो आप लोगों को तैयारी में बहुत ही बेहतरीन बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भरनसोत पर्वत है। अब भरनसोत पर्वत कौन है? तो एक में है हिमालय पर्वत, दूसरा में है अल्पसियन पर्वत, और तीसरा में है यूराल पर्वत, और चौथा में है वशिष्ठ पर्वत। तो बताइए यहाँ पर जो भरनसोत पर्वत है वो कौन सा है। तो दोस्तों ये कौन सा हो जाएगा ये भरनसोत पर्वत, इसे आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। क्या हो जाएगा? तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अब ये भरनसोत पर्वत किसे कहते हैं? तो वशिष्ठ पर्वत को कहते हैं। लेकिन ये कैसे बनता है? तो जब चट्टानों में स्थित जो भ्रंश के कारण हो जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ये क्या है? तो एक चट्टान है, लेकिन ये धंस गया बीच वाला। ठीक है, और ये फिर नहीं धंसा है। तो ये बीच वाला धंस गया तो ये नीचे हो गया। क्या हो गया? तो नीचे हो गया, धंस जाता है। और अगल बगल के जो होता है भाग, जैसे कि ये भाग हो गया, ये भाग हो गया, वो ऊंचे उठ जाते हैं। ठीक है, और ये बलोक पर्वत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बलोक पर्वत कहलाते हैं। और ये बीच में धंसे हुए भाग को रिफ्ट घाटी कहते हैं। जो देख रहे हैं ना, ये धंसे हुए भाग को रिफ्ट घाटी कहते हैं। और इन पर्वतों के शीर्ष सलामत और किनारे तीव्र भ्रंश, ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये किनारे कगारों से सीमित होते हैं। ठीक है, और इसका ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन ए, पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। एक ही भाग दिखाई पड़ता है, ये बिल्कुल सही है। कथन बी में है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है और लगभग इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। नीचे दिए गए विकल्प में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आपको पता है कि पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है, पर कारण क्या है एक भाग दिखाई देने का? तो चंद्रमा पृथ्वी के एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है। ये बिल्कुल सही है, 27 दिनों में पूरा करता है, और लगभग इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर भी क्या करता है? तो एक चक्कर भी पूरा करता है। तो ये दोनों सही है। तो दोनों सही है तो कौन हो जाएगा? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए और बी दोनों सही है, और बी सही व्याख्या है ए की। तो ये राइट हो जाएगा। ठीक है, आपको पता है कि चंद्रमा पृथ्वी की क्या है? तो एक उपग्रह है, चंद्रमा पृथ्वी का है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यांत्रिक शैल के बारे में दिए गए ए, बी और सी कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। एम है अग्नीय और अवसादी शैल उच्च ताप और दाब के प्रभाव से यांत्रिक शैलों में परिवर्तित हो जाती है। ये बिल्कुल राइट है। मतलब जो अग्नीय शैल और अवसादी शैल है, ये दोनों क्या है? तो दोनों उच्च और ताप और दाब के प्रभाव से ये यांत्रिक शैलों में परिवर्तित होती है। बी में है कि यांत्रिक शैल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में पिघलकर द्रव मैग्मा बनाते हैं। ये भी सही है। अब सी में देखिए कि संगमरमर एक यांत्रिक शैल है। ये भी सही है। मतलब तीनों का तीनों ही सही है। तो जहाँ पर भी तीनों ऑप्शन सही होगा वही ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो आप यहाँ पर तीसरा ऑप्शन में देखिए ए, बी और सी तीनों ही सही है। क्या है? तो तीनों ही सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड वायुमंडल के किस परत में आने पर जल जाते हैं? किस परत पर आने पर जल जाते हैं? तो आपको पता है कि किस परत पर आने पर जल जाते हैं। तो ये है
क्षोभ मंडल, ये है समताप मंडल, ये है मध्य मंडल, ये है बाह्य वायुमंडल और ये है बहिर्मंडल। तो सबसे जो इधर है वो बहिर्मंडल है, उसके बाद ये है बाह्य वायुमंडल, ये है समताप मंडल, ये है मध्य मंडल और ये है समताप मंडल और ये है क्षोभ मंडल। तो जो उल्का पिंड आकर के जलते हैं वो कौन सा मंडल में जलते हैं दोस्तों? तो ये जलते हैं मध्य मंडल में। ठीक है, ये मध्य मंडल में जलते हैं, यानी ये बिल्कुल मध्य में है। याद आसानी से हो जाएगा, मतलब क्षोभ मंडल और समताप मंडल, उसका बाद मध्य मंडल है। मध्य मंडल के बाद भी दो है, तो दो कौन कौन सा है? तो बाह्य वायुमंडल और बहिर्मंडल, और ये बीच में है। ठीक है, तो ये बीच में है, तो यहीं पर उल्का पिंड आने से जल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋतु प्रवास जुड़ा हुआ है। अब ये ऋतु प्रवास किस चीज़ से जुड़ा हुआ है? एम है लोगों के आवागमन से, दो में है घरों की पास पास बसावट से, और थ्री में है एक छोटे घर के पौधे रखने का कृत्रिम आहत से, और फिर फोर्थ में है ऐसे स्थान जहाँ बस्तियाँ विकसित होती हैं। तो बताइए इसमें क्या हो जाएगा सही आंसर? तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1, लोगों के आवागमन से। अब इससे क्या तात्पर्य है? तो इससे ये तात्पर्य है दोस्तों कि जैसे विभिन्न जलवायु होता है, तो वो पशुचार को, जो पशु चराने वाला होता है, वो अपने पशुओं के साथ मौसम परिवर्तन के अनुसार वो किया जाने वाला जो प्रवास होते हैं, और अर्थात इसमें लोगों का जो आगमन होता है, जैसे कि मौसम पर, जैसे मौसम यहाँ पर कुछ और मौसम है, यहाँ पर कुछ और मौसम है, तो मौसम के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। तो इसी को क्या कहा जाता है? तो इसी को कहा जाता है ऋतु प्रवास। ठीक है, अब ऋतु प्रवास किससे जुड़ा है? तो लोगों के आगमन से जुड़ा हुआ है। जैसे मौसमी हो गया तो ये मौसमी प्रवास हो गया, तो जैसे कि शीतोष्ण हो गया, कटिबंधीय हो गया, पर्वतीय हो गया, मैदानी हो गया, घाटियों हो गया। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है अस्थायी पवनें। अस्थायी पवनों के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। एम है ये पवनें वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती है, और बीम है पश्चिम एवं पूर्वी पवनें इनके उदाहरण हैं। पश्चिम और पूर्वी पवनें इनके उदाहरण हैं। तो बताइए यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? जो सही है उसे चूज करना है। ठीक है, तो बताइए इसमें कौन सा सही हो जाएगा? तो दोस्तों इसमें दोनों ही सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो दोनों ही सही हो जाएगा। ठीक है, ये भी सही है और ये भी सही है। ये पवन वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती है। जैसे कि ये पृथ्वी है, ये विषुवत रेखा है, ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है। तो ये निश्चित चलते रहती है, अगर इधर से चल रही है तो चलते रहती है, और ये चलते रहती है। ठीक है, और इसका उदाहरण कौन हो जाएगा? तो पश्चिम एवं पूर्वी पवनें इनके उदाहरण है। जैसे पूर्वी के और पश्चिमी से चलते रहेगा और इधर से पश्चिमी की ओर चलते रहेगा। ठीक है, तो ये उसका उदाहरण हो जाएगा। और ये कटिबंधीय इलाके में होता है। कहाँ होता है? तो कटिबंधीय इलाके में होता है, बस कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में होता है। ठीक है, तो ये दोनों सही है। तो दोनों कहाँ पर ही सही है दोस्तों? तो दोनों सही है। ये हो जाएगा ए और बी दोनों सही है 3 ऑप्शन में। ठीक है, 3 ऑप्शन में सही हो जाएगा ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राज़ील के कंपोस और वेनेजुएला के लानोस के उदाहरण हैं। मतलब ये किस चीज़ का उदाहरण है उसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। ठीक है, एक में शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल है, दूसरा में है टुंड्रा प्रकार की वनस्पति, और तीसरा में है उष्ण कटिबंधीय घास स्थल, और चौथा है भूमध्य सागरीय वनस्पति की। तो बताइए इसमें कौन सा हो जाएगा? ये कंपोस्ट जो है और वेनेजुएला के लानोस है वो किसका उदाहरण है?
तो दोस्तों ये हो जाता है कौन सा, तो उष्णकटिबंधीय घास स्थल का ये उदाहरण है। और ये घास स्थल उष्णकटिबंधीय घास स्थल का ये उदाहरण है। अब ये पाया कहाँ जाता है तो उसे भी चलिए देख लेते हैं कहाँ पाया जाता है। तो ये पृथ्वी है। अब ये क्या है, तो विषुवत रेखा, और ये कर्क रेखा है, और ये मकर रेखा है। तो इन्हीं का बीच में पाया जाता है, ठीक है, इन्हीं का बीच में पाया जाता है। और ये उष्णकटिबंधीय घास स्थल का ये उदाहरण होता है। जैसे सवाना हो गया, ब्राज़ील के कंपोस हो गया, वेनेजुएला का लानोस हो गया। अब जैसे कि पेरी हो गया, ये सब शीतोष्णकटिबंधीय घास स्थल है जो उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। जैसे स्टेपी हो गया, वो भी शीतोष्ण का घास स्थल है। फिर डाउन भी, ये सब शीतोष्ण है। लेकिन यहाँ पर कंपोस हो गया, वेनेजुएला का लानोस हो गया, ये क्या है, तो ये है उष्णकटिबंधीय घास स्थल है, ठीक है। क्या है, तो उष्णकटिबंधीय घास स्थल है। और ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के जो होता है, उत्तर में कर्क रेखा और मकर रेखा दक्षिण में, ठीक है। इसका जो बीच में होता है वही होता है, यहीं का आसपास में उष्णकटिबंधीय घास स्थल पाया जाता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलवायु के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। एम है जलवायु वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाले परिवर्तन है। क्या है, तो दिन प्रतिदिन होने वाले परिवर्तन है। बीम है किसी स्थान की जलवायु सिर्फ उनकी ऊंचाई तथा ऊंचवाच पर निर्भर करती है। तो बताइए यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ए और बी दोनों सही है। तो ये ए और बी दोनों सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 ऑप्शन। जैसे कि अब यहाँ पर ए में बोल रहा है कि जलवायु वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाली परिवर्तन है। वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाले है, तो ये कहाँ पर होता है, तो क्षोभ मंडल में होता है। आपको पता है ना कि क्षोभ मंडल में ये मौसम घटनाएं जितना भी होते हैं वो सारी चीज़ क्षोभ मंडल में होते हैं। तापमान और वर्षा गतिविधियों को जो संदर्भित करता है वो क्षोभ मंडल करता है। उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए कि बोला जा रहा है कि किसी स्थान की जलवायु सिर्फ उसकी ऊंचाई तथा ऊंचवाच पर निर्भर करती है। क्या करती हैं, ऊंचाई तथा ऊंचवाच पर निर्भर करती है। तो वायुमंडलीय स्थितियों के लिए जो शब्द हैं वो किसी स्थान की जलवायु उस स्थान की ऊंचाई तथा ऊंचवाच पर निर्भर करती है। जैसे कि भारत में ही अलग अलग जगह में अलग अलग मौसम होते हैं, जैसे ऊंचे पड़ते हैं। जैसे कि आप लद्दाख में देख लीजिए, लद्दाख में कभी बारिश नहीं होती है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर ऊर्जा स्रोत की पहचान करें। ऊर्जा स्रोत की पहचान करें। एम है यह एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। बीम है यह ऊर्जा स्रोत तब निर्मुक्त होती है जब अपृष्ठकृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। तो ये कौन सा चीज़ का उदाहरण है, तो एम है बायोगैस का, और 2 में है प्राकृतिक गैस का, और 3 में है भूतापीय ऊर्जा का, और 4 में है मोम का। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। किसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्राकृतिक गैस। क्या हो जाएगा, तो प्राकृतिक गैस हो जाएगा। इसका 3rd ऑप्शन राइट हो जाएगा, सॉरी दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत का शोध स्थान मैत्री कहाँ स्थित है। एम है ऑस्ट्रेलिया में, बीम है अंटार्कटिका में, और 3 में है यूरोप में, और 4 में है एशिया में। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ये क्या है, तो ये पृथ्वी है, और ये हो गया विषुवत रेखा, ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा। तो आप बताइए यहाँ पर एशिया है, यहाँ पर यूरोप है, यहाँ पर क्या है, तो ये हो गया अफ्रीका, यहाँ पर हो गया ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर अंटार्कटिका हो गया, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। तो बताइए ये महाद्वीप कितने में बट गया है, तो ये बटा हुआ है, कितने में बटा हुआ है दोस्तों, तो ये 7 महाद्वीप हैं। कितने महाद्वीप है, तो 7 महाद्वीप है। सबसे जो बड़ा महाद्वीप है वो
एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप है। उसका बाद जो है उसके से छोटा वो है अफ्रीका महाद्वीप। उसका बाद जो छोटा है वो अफ्रीका के बाद उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के बाद फिर दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के बाद अंटार्कटिका, अंटार्कटिका के बाद यूरोप और यूरोप के बाद ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, मतलब सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो भारत का शोध संस्थान मैत्री कहाँ स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है दोस्तों, कौन सा महाद्वीप में है, तो ये अंटार्कटिका में है। कहाँ है, तो अंटार्कटिका में है। ठीक है, और अंटार्कटिका कहाँ है, तो आप देख रहे हैं पूरी तरह से दक्षिणी ध्रुव में है। कहाँ है, तो पूरी तरह से ये दक्षिणी ध्रुव में है और ये पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है। यहाँ पर मानव निवास नहीं करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों इसमें, तो मानव निवास नहीं करते हैं ये अंटार्कटिका में। ठीक है, अंटार्कटिका में यहाँ पर हर एक देश, हर अपने अपने देश में ये शोध केंद्र रहता है, लेकिन यहाँ पर मानव के रहना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, क्योंकि यहाँ पर पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है। ठीक है ना, तो इसीलिए यहाँ पर मानव निवास नहीं कर सकते हैं। भारत का शोध केंद्र कहाँ है, तो अंटार्कटिका में, याद रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन भी बन सकता है, कौन सा महाद्वीप कितना बड़ा है, कौन सा महाद्वीप से कौन, तो अगर सीक्वेंस से पूछेगा छोटा बड़ा करके तो सबसे बड़ा हो जाएगा एशिया, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद उत्तर अमेरिका, उसके बाद दक्षिण अमेरिका, उसके बाद फिर अंटार्कटिका, उसके बाद यूरोप, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन खनिज के संदर्भ में सही नहीं है। जो नहीं है उसे देखना है। ठीक है, यहाँ पर नहीं है उसे देखना है। इसको हमेशा याद रखेंगे, पढ़ने से पहले क्वेश्चन को पढ़िए और इससे लास्ट में देखिए कि यहाँ पर क्या चीज़ बोल। कभी कभी सर्वाधिक पूछ देगा, कभी कभी है सही है उसे, कभी कभी नहीं है, जैसे यहाँ पर नहीं है पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ हैं, बिल्कुल सही है। मतलब यहाँ खनिज के सही, इस खनिज का नहीं है बोल रहा है, लेकिन ये खनिज के बारे में सही है। मतलब खनिज क्या है, तो प्राकृतिक रूप से ये प्राप्त होने वाले पदार्थ हैं। क्या इसे कोई इंसान पैदा करते हैं, तो जी नहीं, इसे कोई इंसान पैदा नहीं करते हैं, वो प्राकृतिक रूप से ही पैदा हो जाते हैं। ठीक है, अब दूसरा में है कि इनका एक निश्चित रासायनिक संघटक होता है, ये भी होता है, ये भी खनिज के बारे में सही है। अब तीसरा में देखिए दोस्तों कि ये विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में निर्मित होते हैं, ये भी होता है, सही है। यहाँ पर देखिए कि सभी खनिज आध्यात्मिक होते हैं, सभी खनिज आध्यात्मिक नहीं होते हैं, आध्यात्मिक सभी खनिज नहीं होते, बहुत से ऐसे खनिज है जो कि धात्विक भी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आध्यात्मिक लिखा गया है और बोल रहे हैं आध्यात्मिक, तो इसीलिए ये नहीं हो जाएगा, इसीलिए ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये आध्यात्मिक जो बोला है ना, ये गलत हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। जैसे खनिज होता है, वो खनिज को खान से खोद करके निकाला जाता है। क्या किया जाता है, तो खनिज जो होता है ये खान है, और इस खान से क्या किया जाता है, तो उसे खोद करके निकाला जाता है। और कुछ उपयोगी खनिज जो होते हैं वो पदार्थ के नाम से होते हैं, जैसे लोहा हो गया, अभ्रक हो गया, क्या हो गया, लोहा हो गया, अभ्रक हो गया, कोयला हो गया, बॉक्साइट हो गया। ठीक है, एल्युमिनियम, यार इससे क्या होता है, तो इससे एल्युमिनियम बनता है। जैसे पाकिस्तान और भारत के अनेक क्षेत्रों में क्या पाया जाता है, तो खान पाया जाता है, लेकिन उसमें नमक भी निकाला जाता है। और नमक भी, अब यहाँ पर जास्ता भी पाया जाता है, चूना, पत्थर इत्यादि। ये सब क्या चीज़ है, तो जास्ता हो गया और फिर चूना हो गया, पत्थर हो गया, ये क्या है, तो ये धात्विक खनिज है। जबकि यहाँ पर सब बोले हैं कि सब खनिज अधात्विक है, जो कि ये गलत है। ठीक है, तो ये सब गलत है, ये गलत है, तो ये ही आंसर हो जाएगा, यहाँ पर नहीं पूछा गया था। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए। अब मिलान करने के लिए बोला जा रहा है, एम है नर्मदा घाटी, बीम है वज्जी, सीम है गारो पहाड़िया, डीम है गंगा घाटी और एम है सिंधु और उनकी सहायक नदियाँ। तो बताइए इसका सही मिलान क्या होगा। तो इसे सही मिलान के लिए मिलाइए, क्या हो जाएगा सही। तो इसका सही मिलान कीजिए। तो यहाँ पर देखिए सही मिलान करने के, नर्मदा घाटी, ये नर्मदा घाटी किससे हो जाएगा, तो आखेटक और संग्राहक, नर्मदा घाटी। ठीक है,
उसका बाद बी का जोड़ी 1 के साथ हो जाएगा, वज्जी, आरंभिक, गणतंत्र, ठीक है। उसके बाद गारो पहाड़िया, गारो पहाड़िया, गारो पहाड़िया कहाँ हो जाएगा, तो आरंभिक कृषि, गारो पहाड़िया का, ठीक है। उसके बाद डी का कहाँ हो जाएगा, गंगा घाटी, तो गंगा घाटी हो जाएगा लगभग 25 वर्ष पूर्व के शहर, ठीक है, 3 हो गया। और ए सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ, तो ये हो जाएगा प्रथम नगर, क्या हो जाएगा, तो ये प्रथम नगर हो जाएगा। तो अब बताइए ए का जोड़ी 2 का साथ में कहाँ लगा है, ए का जोड़ी यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यानी आसानी से निकल गया, ठीक है। ये 3 ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है, 3 ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो राइट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन ए और बी भारतीय इतिहास के तिथियों और काल के समसामयिक वाद विवादों के संदर्भ में दिए गए हैं। कथन ए है, हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश जैसी कला विधि उपयुक्त है क्योंकि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन रहा है। क्या ये सही है, तो जी नहीं, ये सही नहीं है। बी है, लंबी समयावधि में घटित होने वाले ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को निश्चित तिथियों और काल विभाजनों के अंतर्गत लाना समयात्मक है। तो बताइए इसमें क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये ए गलत हो जाएगा और बी सही हो जाएगा, ठीक है। तो कहाँ पर है ए गलत और बी सही, तो 4th ऑप्शन में है। अब यहाँ पर जो हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश है वो भारत इतिहास में जो 1800 कब दोस्तों, तो 1817 में 17 ईस्वी में जो जेम्स मिल ने, किसने, तो ये जेम्स मिल ने क्या किया था, जेम्स मिल नामक एक अर्थशास्त्री व्यक्ति थे, उसने राजनीतिक को जो दर्शा रहे थे उस वक्त वो क्या किए थे, हिस्ट्री और ब्रिटिश और इंडिया नामक एक पुस्तक लिखे थे, ठीक है। और इस समय की बहुत ही अच्छी रचना थी, क्या थी, बहुत ही अच्छी रचना थी। और इस रचना की खासियत थी कि उन्हें इंडिया हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा था। कितने भागों में, 3 भागों में बांटा था, ठीक है। और कौन कौन सा भागों में बांटा था, तो ये बांटा था हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश में, जो कि बहुत से लोग समझते थे अच्छा है, बहुत से लोग समझते थे बेकार है, ये अच्छा नहीं है, क्या है, तो ये अच्छा नहीं है, ठीक है, इसीलिए इसे गलत माना गया। तो आज का आरंभिक मानव पर समझ के लिए निम्नलिखित में से किसे एक प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है। एक में है कांगड़ा शैली की चित्रकला, दूसरा में है गिरनार का शैल चित्रकला शैलाभिलेख, और तीसरा में है पदशाहनामा चित्रकला, और 4th में है कि मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला। तो बताइए यहाँ पर जो प्राथमिक जो बोला जा रहा है वो कौन सा हो जाएगा, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 4th ऑप्शन, ठीक है, 4th ऑप्शन इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है, ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था, तो ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता था, तो यहाँ पर है सरकारी संस्थानों में, दूसरा में है एक निश्चित फीस लेकर, और तीसरा में है साल भर फसल की कटाई के समय छोड़कर जब वे खेतों में काम करते थे, और 4th में वार्षिक परीक्षा के माध्यम से मूल्यांकन के लिए। तो बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा सही आंसर। तो जब ब्रिटिश काल में बच्चों को पढ़ाया जाता था तो कैसे पढ़ाया जाता था, तो इसका आंसर हो जाएगा 3, साल भर, माने सालों भर पढ़ाया जाता था, लेकिन बीच में जो फसल होता था उस फसल के कटाई के समय छोड़ दिया जाता था जब वे खेतों में काम करते थे, मतलब जब खेत में काम करते थे उस वक्त उसे छोड़ करके, बल्कि सालों भर पढ़ाया जाता था।
तो ये क्या हो जाएगा आंसर, तो ये आंसर हो जाएगा 3 ऑप्शन। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए नीचे 2 कथन है ए और बी। 18वीं और 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रीय राज्यों का उदय संदर्भ में है। कथन ए में है 18वीं शताब्दी तक यूरोप के लोग स्वयं को राष्ट्र राज्य के रूप में देखते थे। बी में है प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में लोगों को यह बोध कराया गया कि प्रत्येक भाषी समुदाय एक अलग राष्ट्र था। तो बताइए यहाँ पर कौन सा सही है और कौन सा गलत है, कि दोनों सही कि दोनों गलत है, इसे विचार करने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पर ए गलत है, क्या है, तो ए गलत है और बी सही है। तो जहाँ पर ए गलत है और बी सही होगा वही आंसर हम लोगों को सही हो जाएगा। तो 4 में देखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है BCE का तात्पर्य क्या है। बी फॉर क्रिश्चियन एरा, बी फॉर कॉमन एरा, बी फॉर सीजर एरा, बी फॉर कंटेम्पररी एरा। तो बताइए इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों इसका जो फुल फॉर्म होता है वो बी फॉर कॉमन एरा होता है। ठीक है, क्या होता है, तो बी फॉर कॉमन एरा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मान के चलिए यहाँ पर बी फॉर कॉमन एरा, बी फॉर कॉमन एरा ईसा मसीह के जन्म के बाद से ये डेट निर्धारित हुआ है, लेकिन उससे पहले भी दुनिया था। तो दुनिया पहले था तो वो उल्टा चलता था। ठीक है, लेकिन अब सीधा इधर जा रहा है। जैसे मान के चलो इधर 501 है तो इधर आने से वो 500 हो जाएगा, बल्कि 502 नहीं होगा बल्कि 500 होगा। फिर 599 होगा, यानी 503 नहीं होगा, 599 होगा। इधर घटते चल जाता है। ठीक है, और इधर बढ़ते चल जाता है। तो इसे बी फॉर कॉमन एरा इसका तात्पर्य है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम यह आज कैसे जानते हैं कि पूरा पाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे। मतलब भारत में शुतुरमुर्ग होते थे, उसे हम लोग कैसे जानते हैं। उसका कुछ साक्ष्य रहा होगा तभी न जाने होंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे जानते हैं। तो एक में है उस समय की कृतियों में इन पक्षियों का विविध लेख हमें मिलता है। दूसरा में महाराष्ट्र के पटने पुरास्थल में शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष मिले हैं। तीसरा में है कि शुतुरमुर्गों पर मौखिक स्मृतियाँ हमारे पास दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में अभिलेखित है। चौथा में है कि विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों में इनका वर्णन है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों सभी को पता है कि हम लोगों को पता है कि महाराष्ट्र के पटने स्थल से पुरास्थल से क्या हुआ था, शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष मिले हैं। क्या मिले हैं, तो अंडे के अवशेष मिले हैं। इससे पता चलता है कि भारत में शुतुरमुर्ग हुआ करते थे पुरापाषाण युग में। ठीक है, कहाँ पर, तो पुरापाषाण युग में। अगर ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि शुतुरमुर्ग किस वक्त मिला करता था या किस वक्त था, तो पुरापाषाण युग में था। ठीक है, और कैसे पता चलता है, तो महाराष्ट्र के जो पटने पुरास्थल से ये शुतुरमुर्ग का अंडे का अवशेष मिले हैं। इससे पता चलता है कि भारत में शुतुरमुर्ग रहते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 ऑप्शन। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ। इसको हम लोग NCERT ने बहुत अच्छी तरह से पढ़े हैं कि हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ है। ऐसे तो कोई खास या कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है कि ऐसे ही उसका पतन हो गया है, लेकिन बस अनुमान लगाया जा सकता है, कल्पना किया जा सकता है। ठीक है, तो ए में है ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया होगा। बी में है कि जंगलों का विनाश हो गया होगा। सी में है कि सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई। डी में है कि संभवतः नदियाँ सूख गई थी। तब यहाँ पर 3 ऑप्शन को आप सी ऑप्शन को अच्छे से देखिए। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि संभवतः सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई। सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई, क्या ये हम लोग पढ़े थे, तो हम लोग नहीं पढ़े थे दोस्तों। ये मतलब पढ़े थे बाढ़ आने के बारे में, लेकिन कुछ हिस्सों में बाढ़ आ गए थे। ये पूरे हिस्से में बाढ़ आने के बारे में नहीं पढ़े हैं हम लोग।
जब हम लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे थे उस वक्त, ठीक है। अगर नहीं पढ़े आप लोग तो जा करके पढ़ लीजिए, अच्छे से आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। तो जहाँ पर भी सी ऑप्शन होगा वो आंसर नहीं होगा, यहाँ पर भी सी है नहीं होगा, यहाँ पर भी ये दोनों में सी है, ये नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या देखे थे कि ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया होगा, ये हम लोग देखे थे। उसके बाद फिर दूसरा में है कि जंगलों का विनाश हो गया होगा, ये भी हम लोग देखे थे। उसका बाद फिर ये संभावत नदियाँ सूख गई होगी, ये भी देखे थे। लेकिन सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई, ये नहीं देखे थे, ये कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं था, ठीक है। इसीलिए सी ऑप्शन गलत हो जाएगा और यहाँ पर ए, बी और डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती है। 2 में है बुद्ध की प्रतिमाएं बनाए जाने लगी। 3 में है बोधिसत्वों को नहीं स्वीकारा गया क्योंकि उन्हें अभी भी ज्ञान प्राप्ति करना बाकी था। 4 में है कि मूर्ति कला के केंद्रों के रूप में मथुरा एवं तक्षशिला का पतन हुआ। तो बताइए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। कब? तो ये महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत, ठीक है। क्या करने लगे? तो बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी, तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। नेक्स्ट है कि खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन के संदर्भ में से सही क्या है? जो सही है उसे दिखाना है। एम है उपमहाद्वीप का काफ़ी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार में रहा। दूसरा में है गंगा के मैदानी इलाके के घने जंगलों वाले क्षेत्र को पहली बार बैठा गया। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था, और इसका आंसर भी यही हो जाएगा, ठीक है। और 4 में अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक गंगा के मैदान इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार लंबे समय तक रख पाए, तो उसका आंसर हो जाएगा 3 ऑप्शन। नेक्स्ट है कि जनजातीय लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण ने निम्न में से कौन कथन गलत है? जो गलत है उसे बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, समकालीन इतिहासकार और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। ये बिल्कुल राइट है, मतलब जनजातियों के बारे में इतिहासकारों ने या मुसाफिरों ने बहुत कम जानकारी दी है, ठीक है। और ये दूसरा में है अधिकांश जनजातीय समूहों में लिखित दस्तावेज रखते थे। जी नहीं दोस्तों, ये लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, ठीक है। ये लोग लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे। ये लोग क्या करते थे? तो यहाँ पर देखिए कि जनजातीय लोगों ने समृद्ध रीति रिवाजों और मौखिक परंपराओं का संरक्षण किया है। क्या किया है? तो रीति रिवाजों और मौखिक परंपराओं का संरक्षण किया है। उसके बाद चौथा में है कि जनजातीय समाज अपनी विविध किस्म की ज़रूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहा। मतलब एक दूसरे पर क्या रहा? तो निर्भर रहा। एक किस्म हर जैसे कोई भी चीज़ का ज़रूरत पड़े तो एक दूसरे पर वो निर्भर रहा। मान के चलिए ये है तो इसके पर निर्भर रहा, ये इसके पर निर्भर रहा, ठीक है। लेकिन ये लोग दस्तावेज, लिखित दस्तावेज कहीं नहीं रखा है। ये हम लोग एनसीईआरटी इसको नहीं पढ़े हैं, लेकिन इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये दस्तावेज नहीं रखते थे लिखित। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत पर अपने नियंत्रण को समेकित किया? जब 1857 का विद्रोह हुआ वो नाकाम रह गया, उसका बाद जब ब्रिटिश लोग क्या किए, अंग्रेजों लोग भारत को किस तरह से इसमें नियंत्रण या काबू पाना स्टार्ट किया। तो यहाँ पर देखिए एम है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप कर, ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। दूसरा में है कि अवध, बिहार और मध्य भारत और दक्षिण भारत से ज़्यादा सिपाहियों की भर्ती कर। फिर तीसरा है भूमिहीनों तथा किसानों की रक्षा के लिए नीतियां बनाकर। और चौथा है कि तुष्टीकरण तथा संपत्ति अधिकारों की सुरक्षा करके।
तो बताइए इसमें क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में चला गया, सौंप दिया, और भारतीय मामलों के ज़्यादातर बेहतर ढंग से संभाला जा सके, ये बोल करके। ठीक है, तो एक ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या प्रतिनिधि लोकतंत्र विशेषता नहीं है। एक में है मतदान द्वारा प्रतिनिधि का चुनाव, दूसरा में है प्रतिनिधियों के हाथ में निर्णय और निर्माण की प्रक्रिया, और तीसरा में है जनता की निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता, और चौथा में है जनता को मतदान का अधिकार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर नहीं है उसे बोला गया है। ठीक है, इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे, नहीं वाला का बहुत बढ़िया से ध्यान रखना होगा। यहाँ पर बोला गया है कि मतदान द्वारा प्रतिनिधि का चुनाव, ये बिल्कुल राइट है, फर्स्ट ऑप्शन राइट है। उसका बाद बोला गया है कि प्रतिनिधियों के हाथ में निर्णय और निर्माण की प्रक्रिया, ये भी सही है। अब यहाँ पर है जनता को मतदान का अधिकार, ये भी सही है, लेकिन जनता के निर्णय और निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता तो ये नहीं है, प्रत्यक्ष रूप से ये सहभागिता नहीं है, तो ये तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो राइट हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा जाता है। छोटा तिब्बत किस को कहा जाता है, तो एक में है लद्दाख, बी में है अरुणाचल प्रदेश, सी में है सिक्किम, और फोर्थ में है हिमाचल प्रदेश। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा जाता है। अगर पूछेगा कि भारत का ठंडा रेगिस्तान किसे कहा जाता है, तो ये लद्दाख हो जाएगा, और ये छोटा तिब्बत भी लद्दाख ही हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा लद्दाख, यानी ऑप्शन ए। भारत में अपील प्रणाली, ये पौनवादिक प्रणाली किसे कहते हैं। एक में है न्यायिक सेवा में आवेदन का प्रावधान, न्यायालय के आदेश के खिलाफ संसद में अपील का प्रावधान, तीसरा में है राज्य कार्यपालिका मुख्य का सर्वोच्च अपील प्राधिकारी के रूप में कार्यकर्ता होने का प्रावधान, और चौथा में है निचले न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान। तो दोस्तों आपको इतना तो ज़रूर पता है कि जिला न्यायालय और हाईकोर्ट न्यायालय, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर निचले अदालत हो गया जिला न्यायालय, क्या हो गया, तो ये हो गया जिला का न्यायालय, ठीक है। और जिला न्यायालय ये हो गया, और आदेश के खिलाफ मतलब ये जिला के खिलाफ गया, जिला कोर्ट का खिलाफ, उसका बाद फिर उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान, यानी हाई कोर्ट में अपील किया, ठीक है। तो ये हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, क्या हो जाएगा, तो फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रादीपीय पठार का लक्षण नहीं है। अब यहाँ पर फिर से नहीं है दिया हुआ है, इस नहीं है इसको हमेशा ध्यान रखेंगे, वरना आप जान भी रहे हैं तब भी आप गलती कर देंगे, क्योंकि इसमें नहीं का ध्यान नहीं देने के बाद फिर जो चीज़ नहीं करा और जो चीज़ सही है उसे टिक मार दे रहे हैं, जो कि गलत हो जाएगा। तो एक में यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि यह उत्तरी मैदानों के दक्षिण में स्थित है, बिल्कुल राइट है, ये उत्तरी मैदानों के दक्षिण में स्थित है, ठीक है। तो ये क्या है, तो भारत है, और ये प्रायद्वीपीय पठार, ये यहाँ से इधर प्रायद्वीपीय पठार है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, तो उत्तरी मैदान है, मतलब यहाँ पर क्या है, तो हिमालय है, हिमालय के नीचे से पूरा उत्तरी मैदान है, ठीक है। तो इसका दक्षिण में है, तो ये बिल्कुल राइट है। उसका इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है। यहाँ पर जो अरावली श्रृंखला स्थित है ना राजस्थान में, तो ये भी राइट है। यहाँ कोयला एवं लोहा आवश्यक जैसे खनिजों की प्रचुरता पाई जाती है, ये भी ठीक है। यहाँ पर लोहा खनिज कोयला का प्रचुरता बहुत भारी पाया जाता है। अब चौथा में देखिए क्या है, इस पठार पर पश्चिम की ओर बहने वाली महानदी और कृष्णा नदी मौजूद है।
तो क्या महानदी और कृष्णा नदी क्या पश्चिम की ओर बहती है? आप लोग खुद बताइए। ये महानदी कहाँ से बहती है? तो महानदी और कृष्णा नदी पूर्व की ओर बहती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है ना। तो ये गलत हो जाएगा इसके बारे में, ठीक है। अब इतना आप लोग पढ़े तो 1 2 3 क्वेश्चन आप लोगों को दिमाग में सेट हो गया होगा कि ये उत्तरी मैदान के दक्षिण में स्थित है प्रायद्वीपीय पठार, और फिर इसके पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में दोस्तों, उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला है। उसके बाद यहाँ पर कोयला, लोहा, आवश्यक ये खनिजों का प्रचुरता यहाँ पर भंडार है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अफ्रीका के बारे में सही है? अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि अफ्रीका के बारे में जो सही है उसे बोला जा रहा है। हम लोग अभी नहीं था उसे देखे ना, लेकिन अब अभी देखेंगे जो सही है उसे देखेंगे, ठीक है। अब सही कौन सा है और गलत कौन सा है, तो चलिए देखते हैं। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित नहीं है, बल्कि अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। क्या है? तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। जैसे कि ये पृथ्वी है ना, तो ये पृथ्वी है, तो इधर का भाग में बहुत बड़ा भाग है। यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा गुजरती है। ये बिल्कुल राइट है, मतलब एक ऐसी महाद्वीप ये है जिससे तीनों रेखाएं होकर के गुजरती है। कर्क रेखा भी गुजरती है, मकर रेखा भी गुजरती है और विषुवत रेखा भी गुजरती है। मैंने तीनों रेखाएं इस महाद्वीप से होकर के गुजरती है। उसके बाद गोभी मरुस्थल इस महाद्वीप में स्थित है। उसके बाद ये कहा है इसके गोभी मरुस्थल क्या इस महाद्वीप में स्थित है? तो ये एशिया महाद्वीप में स्थित है। गोभी मरुस्थल यहाँ पर नहीं है स्थित, ठीक है। इसके पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे एशिया से अलग करता है। यूराल पर्वत किसको अलग करता है? तो अच्छे तरीक़े से पता है कि यूराल पर्वत किसको अलग करता है। तो यूरोप को और एशिया को अलग करता है। ये हो गया यूरोप और ये हो गया एशिया और ये हो गया यूराल पर्वत, ठीक है। तो ये यूरोप और एशिया को अलग करता है, जो कि इसके पश्चिम में यूराल पर्वत बोल रहा है। तो पश्चिम में नहीं है, बल्कि इसके पश्चिम में क्या है? तो दक्षिणी अमेरिका है। और इसका ऊपर जो उत्तर की तरफ जाएगा तब वहाँ पर मिलेगा आपको यूरोप, एशिया और ये यूराल पर्वत, ठीक है। तो ये भी क्या है? तो गलत है। तो जहाँ पर यहाँ पर सही बताने के लिए बोला गया था वो सही कौन सा है? तो यह ही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर के कर्क रेखा भी और विषुवत रेखा भी और मकर रेखा भी, तीनों रेखाएं इससे गुजरती है, ठीक है। तो इसे हमेशा याद रखेंगे। तीनों रेखाएं किस महाद्वीप से गुजरते हैं? तो अफ्रीका महाद्वीप से गुजरते हैं। तो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के दक्षिणी भागों में विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में सर्द ऋतु में वर्षा होती है, क्योंकि अब क्यों होती है सर्द ऋतु में वर्षा? तो देखिए कहाँ कैसे होती है। तो पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। दूसरा में है पवन अरब सागर से बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। तीसरा में है कि पवन बंगाल की खाड़ी से अरब सागर की तरफ बहती है। चौथा है पवन स्थल भागों से लौटकर अरब सागर की ओर बहती है। तो आपको पता है कि अरब सागर किधर है? तो अरब सागर इधर है, बंगाल की खाड़ी इधर है। अब ये लौट करके बंगाल खाड़ी इधर है, तो आपको अच्छी तरह से पता है कि तमिलनाडु भी इधर है, आंध्र प्रदेश भी इधर है, ठीक है ना। तो ये अरब सागर, अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि भारत के दक्षिणी भागों विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में सर्द ऋतु में वर्षा होती है। अब सर्द ऋतु में वर्षा होती है तो ये कब होती है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। क्या होती है? तो बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा। और ये कौन सा महीना न होता है दोस्तों? तो ये होता है अक्टूबर। क्या होता है? तो अक्टूबर और नवंबर में होता है। हाँ से लिख रहे हैं, अच्छा से नहीं लिखा रहा है, ठीक है ना, लेकिन बस बात कर रहे हैं उससे आप लोग समझ जाइए। अक्टूबर और नवंबर में
नवंबर के महीने में ये होते हैं, ठीक है, खास करके तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। यहाँ पर चक्रवात भी आते हैं, उसके बाद चक्रवात आने के बाद यहाँ पर नमीकरण करते हैं, नमीकरण करने के बाद यहाँ पर बारिश बहुत भयानक हो जाती है, ठीक है। और ये शरद ऋतु का रूप, शरद ऋतु मतलब ये अक्टूबर और नवंबर के बीच में आता है, चलिए इसका नाम भी शरद ऋतु पड़ जाता है, ठीक है। तो दोस्तों आज का वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसा वीडियो आप लोगों को हमेशा मिलते रहेगा, और आप लोगों के SST का तैयारी के लिए बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से आपको मिलेगा थ्योरी क्लास भी और PYQ भी मिलेगा। तो आप लोगों को बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी, और आप लोग 50+ स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।